हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कहानी के अंतर्गत मानसरोवर भाग 1 की कहानी अलगोजा के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे पहले हम इस कहानी के पात्र को देखते हैं। भोला महतो, पन्ना, रघु, केदार, खुन्नू, लक्ष्मण, झुनिया, मुलिया, गिरधारी। आइए देखते हैं इस कहानी की कथावस्तु को। प्रेमचंद की यथार्थपरक कहानियों में एक अलगोजा सन 1929 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। बहुआयामी कथाएं प्रेमचंद की विशेषता है, तो इसका अनुपालन करते हुए गरीबी, ऋणग्रस्तता तथा विधवाओं की सामाजिक असुरक्षा जैसी समस्याओं को दृष्टिगोचर करते हुए अलगोजा को सर्वश्रेष्ठ कहानियों में प्रतिष्ठित किया गया है। संवेदना तथा शिल्प दोनों के स्तरों पर अलगोजा मर्मस्पर्शी रचना है। भोला महतो के परिवार के शुरू अलगोजा की कथा रघु से शुरू होती है। रघु भोला महतो की पहली पत्नी का पुत्र है, जिसकी अपनी सौतेली माँ पन्ना से कम बनती है। माँ की मृत्यु के बाद से अकेलेपन का दंश झेलते रघु के लिए सौतेली माँ के हृदय में भी कोई प्यार नहीं है। कालांतर पन्ना को 4 संतानें केदार, खुन्नू, लक्ष्मण और झुनिया होती है। कुछ ही दिनों के बाद भोला की मृत्यु हो जाती है और पन्ना के सामने आर्थिक सामाजिक समस्याएं सर्प के फन के समान शीश उठाने लगती है। लेकिन उसी समय संयुक्त परिवार के मूल्यों में आस्था रखने वाला रघु घर का जिम्मेदार बन सभी की जिम्मेदारी अपने सर लेता है। वह चाहता तो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकता था, पर वह पन्ना को अपनी माँ का स्थान देते हुए भाई बहनों का परवरिश करता है। पन्ना के दबाव में रघु अपनी पत्नी मुलिया को घर लाता है, जो उनके पारिवारिक बंटवारे अर्थात अलगोजे का कारण बनती है। ग्लानि के मारे रघु ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता और मुलिया पन्ना की स्थिति में आ खड़ी होती है। इस कठिन समय में पन्ना मुलिया को सहारा देती है। बड़े बेटे केदार ने समाज और परिवार में रघु का स्थान अर्जित कर लिया है। लक्ष्मण और खुन्नू के तो विवाह हुए, लेकिन केदार विवाह से बचता रहा। अंततः पन्ना को आभास होता है कि केदार मुलिया से विवाह का इच्छुक है, तो वह केदार व मुलिया दोनों को ही विवाह के लिए राजी कर लेती है। इस सुखांत के साथ कथा समाप्त होती है और संयुक्त परिवार की एकता की प्रतिष्ठित करती है। शिल्प के स्तर पर इस कहानी में हिंदुस्तानी भाषा का तथा मुहावरों का पर्याप्त प्रयोग है। सूत्र वाक्यों की सहायता से मनोवैज्ञानिक टिप्पणियां कथा का महत्वपूर्ण अंग है। चरित्र एक आयामी है और हालांकि पन्ना और मुलिया के चरित्र परिवर्तनगामी हैं। कुल मिलाकर यह कहानी प्रेमचंद के यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद को प्रस्तुत करती है, जहां संयुक्त परिवारों को सुखी, संपन्न तथा समृद्ध जीवन का आधार माना जाता है। आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था, उसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। अगली पंक्ति। जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोजे पर धिक्कारा। अगली पंक्ति। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी, अब नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी, वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता, मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं? अब इस घर में कैसे निभा होगा? वह किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगी? बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़ कर बैठ जाता
और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी। उसे कौन संभालेगा? अनाज की डांटें खलियान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं, 3-3 मजदूरों को कहाँ से लाए? गांव में मजदूर थे ही कितने? आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करे क्या ना करे। अगली पंक्ति, मुझे जला मत मुलिया, नहीं तो अच्छा ना होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर ना जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग ना आने पावेगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। परालब्ध की बात है। अगली पंक्ति, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो क्या कोई क्या करेगा? परालब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे। अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह मैं भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ ना रखा होता तो आज इनकी ना जाने क्या गति होती, ना जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूं, चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी तुम पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूल कर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, मरते दम तक यही असीस मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तुम्हारा पोस मानेंगे। अगली पंक्ति, वह खूब जानता था रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उसमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर ना आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह, मेरे मुंह में कालिख लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निभा ना हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊंगा? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चियों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल कर बाहर करूं? उसका गला फंस गया। अगली पंक्ति, तेरी जैसी मर्जी जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ़ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है ही, अनाज पानी तेरे ही हाथ है। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो तुझे तिनका तक उठाने ना देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को ना चाहे मत कर, मगर मुझसे अलग होने को ना कह। तेरे पैरों पड़ता हूँ। अगली पंक्ति, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती। फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखें से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, ज़रा ज़रा से बच्चे तो दूध पिएं और जिसके बलबूते पर गृहस्थी थमी हुई है वह मट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला ना हो। ज़रा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मार कर भागोगे? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ना बांध लूँगी, या ऐसे निर्मोहियों से पालना पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती भी तो मन ना लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यहाँ ही रहेगा, और जो
और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते।